हेलो विद्यार्थियों, आज आपको तीसरा पाठ, इतिहास का तीसरा पाठ, अंग्रेजी सत्ता के परिणाम, अंग्रेजी सत्ता के परिणाम क्या हुए उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, पहला पॉइंट दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। पहला पॉइंट दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। चलिए, इसके पहले वीडियो में बताया था कि देखिए, जब एक तरह से तुर्कों ने, जब एशिया और यूरोप का जो व्यापारिक मार्ग था, जब तुर्कों ने रोक दिया था, तो अंग्रेज़ों को स्थलीय मार्ग से व्यापार करना बहुत कठिन हो गया। तो यूरोप के राजाओं ने अपने यहाँ नाविकों को प्रोत्साहन दिया। तो वहाँ के नाविकों ने, जैसे वास्को डी गामा, मैगेलन, बार्थोलोम्यू डायस, ये लोगों ने क्या किया, कई देशों का उन्होंने पता लगाया और समुद्री मार्ग की खोज की। जब समुद्री मार्ग की खोज हो गई, फिर इसके बाद पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सभी जो सत्ताएं भारत के बाज़ार में अपने अधिकार कर लेने की सत्ता में स्पर्धा में उतर गई। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों में और फ्रांसीसियों में कई बार युद्ध भी हुए हैं अपने सत्ता को लेकर के। तो ये लोग जो है आपस में, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, ये सब जो है पुर्तगाली, या भारत में एक तरह से अपना अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। लेकिन उसमें सबसे आगे जो है, अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था था। जो अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हम एक तरह से सत्ताधीश मानते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सब लोगों से आगे वही थी, और आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरे भारत में अपना आधिपत्य जमा पाई। आगे चलिए, अब ईस्ट इंडिया के सामने सबसे ज़्यादा अगर कोई मजबूत सत्ता था भारत में, तो वह था मराठों का सत्ता। तो पॉइंट दिया है अंग्रेज और मराठी। मुंबई में अंग्रेज़ों का पश्चिम भारत का प्रमुख केंद्र था। इसके आसपास के प्रदेश को अपने अधिकार में लेने के लिए अंग्रेज़ों का प्रयास था, लेकिन यहाँ मराठी बहुत चतुर और बहुत शक्तिशाली थे। माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेशवा पद की लालच में चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। ये प्रकार मराठी की राजनीति में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। इसके पहले अंग्रेज़ों का प्रवेश नहीं हुआ था, लेकिन सत्ता की लालच में रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। इसके बाद अंग्रेज और मराठों के बीच में कम कम 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध अगर देखा जाए तो मराठों ने जीता, और इसके बाद अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने जीता। अगला पॉइंट है सहायक सेना। तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आया, और उसकी महत्वाकांक्षा थी कि हम पूरे भारत को कब्जा बना लें। तो उसने एन केन कारण से जो राजा शर्तें मान लिए, उनके साथ उसने संधियाँ किया, और जो राजा अंग्रेज़ों के शर्त नहीं माने, उसके साथ अंग्रेज़ों ने युद्ध किया और बलपूर्वक उन राजाओं को उनके सत्ता से पदच्युत करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने जिन राजाओं से संधि की, उनके साथ एक और शर्त रखा गया कि संधि करने के बाद आपका जितना भी प्रशासनिक चीज़ रहेगा, उसमें एक अंग्रेज अधिकारी रहेंगे। इसके बाद आपके पास जितनी सेनाएं हैं, उन सेनाओं में कुछ सेनाओं में अंग्रेज़ों की सेना भी रखनी होगी, जैसे अंग्रेज़ों को पता चलता रहे कि यह राजा हमारे खिलाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह सब पता चलता रहे। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि की। इस संधि को बसई की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मराठों के राजनीति में जब अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होने लगा, तो इसके बाद मराठी और अंग्रेज़ों से युद्ध भी हुआ। युद्ध होने के बाद बाजीराव द्वितीय युद्ध में
पराजय हुई और बाजीराव द्वितीय आज समर्पण कर दिए। इसके बाद वहाँ पर अगर देखा जाए तो धीरे धीरे मराठियों का सत्ता आगे आ गया। इसके बाद है पॉइंट छत्रपति प्रताप सिंह, पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, और बाजीराव पेशवा, इन सब का अगर देखा जाए उनको पेशवाई कहा जाता है। तो जब इनका अस्त हो गया, हार गए, मर गए कुछ लोग, जब इनका अस्त हो गया तो इसके बाद सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी बैठे। अंग्रेज़ों ने छत्रपति प्रताप सिंह के समय संधि की, और जिस समय संधि की थी उस समय अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था ग्रांड डफ, ठीक है। इसके बाद लेकिन आगे चल अंग्रेज़ों ने इनकी गद्दी से हटा दिया और इनको ले जाकर काशी में रखा, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद छत्रपति प्रताप सिंह के प्रमुख सहायक रंगो बाबूजी गुप्ते ने इंग्लैंड जाकर अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई, परंतु न्याय मांगने उनके प्रयास विफल हुए। आज एक लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी यानी ये दत्तक कानून बनाया, ठीक है। तो दत्तक कानून क्या है, यानी लॉर्ड डलहौजी ने देखा कि भारत में किन राजाओं के पास अपनी खुद की संतान नहीं है, तो उसने एक कानून बनाया कि जिन राजाओं के पास अपना खुद संतान नहीं रहेगा तो राजा जब तक जिंदा हैं, रानी जब तक जिंदा है राज कर सकते हैं, उनके मरने के बाद वह राज सीधा सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगा। ऐसा कानून लॉर्ड डलहौजी ने बनाया जिसको कहते हैं दत्तक विधान, ठीक है। अगला ये दोहरी शासन व्यवस्था। अब दोहरी शासन व्यवस्था क्या है, दोहरी माने दोनों, शासन व्यवस्था यानी दोनों का शासन। यह कानून इंडिया में सिर्फ एक ही जगह चला जिसको कहते हैं बंगाल प्रांत। आपको मालूम है कि इंडिया में सबसे बड़ा प्रांत उस समय बंगाल माना जाता था। बंगाल में उड़ीसा, असम, जितने लोग थे, बिहार और जितने भी एरिया उधर थे यानी पूर्वोत्तर राज्य, यह सभी मिला करके यानी आज का जो बांग्लादेश भी है वह भी बंगाल प्रांत का हिस्सा था। इतना कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बड़ा बंगाल प्रांत था। तो बंगाल प्रांत में अंग्रेज़ों ने क्या किया, कर वसूलने का काम खुद करने लगे और सुरक्षा का काम, और इसके बाद सुरक्षा का काम, गृह सुरक्षा का काम, यह सब काम अगर देखा जाए तो वो लोग यानी अंग्रेज़ों ने दे दिया नवाब लोगों को, वहाँ का जो नवाब था उसको दे दिए, और कर वसूलने का काम अपना और शांति व्यवस्था का काम नवाबों को दे दिया। तो एक ही बंगाल प्रांत में दो लोगों का काम, यानी अंग्रेज़ों ने कर वसूलने का काम किया और शांति व्यवस्था का काम नवाबों किया। ये दोनों की व्यवस्था को हम कहते हैं दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। लेकिन इन दोहरी शासन व्यवस्था स्वयं कुछ अंग्रेज भी करने लगे और यह धीरे धीरे यानी इंग्लैंड के पार्लियामेंट में आवाज़ उठने लगी। तो पार्लियामेंट में एक कानून बना जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। यह कानून 1773 बना। इस कानून के अनुसार यानी बंगाल का जो गवर्नर रहेगा उसको गवर्नर जनरल पद दिया जाएगा। तो जो गवर्नर जनरल बनेगा वह बंगाल के अलावा मुंबई और मद्रास इन प्रांतों को भी वह देखेगा, अपने पास रखेगा, ठीक है। तो यह धीरे धीरे मतलब एक तरह से पार्लियामेंट का सुधार होता रहा। 1813 में, 1833 में, 1853 में तमाम प्रकार के पार्लियामेंट में सुधार होते रहे, ठीक है। इसके बाद पहला पॉइंट है प्रशासनिक नौकरशाह। प्रशासनिक नौकरशाह क्या है, आज के दिन में देखा जाता है नौकरशाह किसे कहेंगे, जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं या जो आपका बीएमसी है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कमिश्नर की आवश्यकता होती है, आईएएस पीसीएस के रैंक की आवश्यकता होती है। ऐसे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं शासन वही चलाते हैं। तो उस समय जो बड़ा शासन चलाने का काम था वह प्रशासनिक नौकरशाहों का था, जिनको कहते हैं सिविल सर्विसेज। उनकी नियुक्ति सिविल सर्विसेज की होती है। आईएएस पीसीएस अगर देखा जाए तो उनकी परीक्षा होती है, उन परीक्षाओं को सिविल सर्विसेज ही कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नौकरशाह का निर्माण कराया और कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा उसने नियम बनाया।
उसके लिए अधिकारियों को वेतन में वृद्धि की। ठीक है। इसके बाद जिला अधिकारी, कलेक्टर, जिला प्रशासन प्रमुख, राजस्व इकट्ठा कराना, न्याय व्यवस्था कराना, यह सब अगर देखा जाए तो यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति होने लगी और उनकी प्रतियोगिता होने लगी और उन प्रतियोगिताओं का नाम हुआ ICS। आज IS है और अंग्रेज़ों के समय में था ICS, जिसका नाम है इंडियन सिविल सर्विस। अगला पॉइंट है सेना पुलिस बल। भारत में अंग्रेज़ों के अधिकार वाले प्रदेशों की रक्षा करना। भारत में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का मतलब राज था, उन प्रदेशों की रक्षा करना, नए प्रदेशों को हथियार लेना, भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करना। इनके लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था? सेना और पुलिस बल का निर्माण कराया। अगला है न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली क्या है? यहाँ पर इंग्लैंड ने प्रचलित न्याय प्रणाली पर अंग्रेज़ों ने क्या किया? जैसा इंग्लैंड में न्याय प्रणाली था वैसा भारत में स्थापित किया। प्रत्येक जिले में असैनिक अर्थात नागरिक को मुकदमों दीवानी यानी यहाँ पे मुकदमा दो प्रकार का हुआ, एक दीवानी और दूसरा फौजदारी। दीवानी क्या है? जमीन जायदाद घर मकान से संबंधित जो भी विवाद होते थे वो दीवानी न्यायालय में जाना जाता था। आज भी लोग दीवानी में जाते हैं। और मारपीट दंगे फसाद वाला काम ये फौजदारी में किया जाता है। ठीक है। तो आज भी हमारे देश में दो न्याय व्यवस्था है, दीवानी और फौजदारी। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो न्याय व्यवस्था है आज भी हमारे इंडिया में वही चल रहा है। अगला है कानून के सन्मुख समान विधि शासन, यानी कानून सभी के लिए समान हो, ऐसा लॉर्ड मैकाले ने एक तरह से कानून बनाया कि सभी लोगों को, अगर देखा जाए तो एक तरह से सभी लोगों को न्याय मिले और कानून साधारणों के लिए हो, ज़्यादा खर्चीला न हो, कम हो। अगला है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। तो आर्थिक नीतियाँ प्राचीन काल से भारत पर आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों ने कुछ आर्थिक व्यवस्था भी की है, यानी कर निर्धारण किए, कर कैसे होना चाहिए उसका निर्धारण किए। लेकिन अंग्रेज़ों के कर निर्धारण में एक ही चीज़ होती थी कि अंग्रेज़ों को कहाँ फ़ायदा हो रहा है, आर्थिक लाभ कहाँ हो रहा है, वही काम वो करते थे। अगला पॉइंट भू राजस्व लगान। अंग्रेजी प्रारंभ में होने वाले पूर्व देहात की अर्थव्यवस्था पर आत्मनिर्भर थी, यानी देहात में हमेशा खेती बाड़ी यही सब होता था। ठीक है। तो इसके लिए भू राजस्व का आय का स्रोत था। एक तरह से देखा जाए तो फसलों के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था। अच्छी फसल अगर नहीं होती थी तो लगान में थोड़ा छूट मिल जाता था। कभी भूख मतलब एक तरह से देखा जाए सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाता था, फसलें बर्बाद हो जाती थी, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, कभी कभी क्या करते थे, फसल में थोड़ा लगान कम कर देते थे। ठीक है। ऐसा उन्होंने नियम बनाया था। लेकिन अगर कोई लगान किसान नहीं दे पाता था तो उसकी ज़मीनें कब्जा कर ली जाती थी या उसकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी। अगला है नई भू राजस्व व्यवस्था में दुष्प्रभाव। लेकिन यह व्यवस्था में कुछ एक तरह से देखा जाए तो कुछ गड़बड़ियाँ थी। किसान पर दामों में अपनी फसल बेचने लगे, जिन दामों में लगान भरा जा सकेगा व्यापारी आढ़तिये उचित दामों में कम मूल्य पर उनकी उपज खरीदते थे। यानी इसमें यह हुआ कि जो व्यापारी होते थे, किसानों का जो अन्न होता था, अनाज होता था, वह कम दामों में लेते थे। ठीक है। जिससे किसानों को घाटा होता था, वो समय पर कर्ज नहीं लौटा देते थे। नतीजा ये होता था कि सरकार, जमींदार, साहूकार, व्यापारी या किसानों का शोषण करते थे और उनकी ज़मीन को हथिया लेते थे। अगला है कृषि का व्यापारीकरण। अंग्रेज़ों ने अपने आर्थिक फायदे के लिए किसानों के लिए वह फसल उत्पन्न करने के लिए कहा जिससे उनको फ़ायदा मिल सके, जैसे कपास, नील, तंबाकू, चाय या नकदी फसलों का प्रोत्साहन वह देने लगे, जिससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो लेकिन इस समय भी किसान को नुकसान होने लगा। इस प्रक्रिया को कृषि का व्यापारीकरण करते हैं। अकाल 1860 से 1900 बीच में भारत में बहुत बड़े अकाल पड़े। अकाल मतलब बारिश न होना, फसलें सूख जाना, या ये प्रकार का अकाल कहा जाता है। परिवहन संचार व्यवस्था। अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के लिए
जैसे कहीं दंगा फसाद हो रहा है, कहीं आंदोलन हो रहा है, तो अंग्रेज़ जल्दी वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। इसलिए अंग्रेज़ अपनी सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया, रेल मार्ग, पहले रेल मार्ग का देखा जाए तो 1853 में मुंबई के थाने के बीच में रेलगाड़ी दौड़ाया। धीरे धीरे क्या हुआ, सड़क मार्ग, रेल मार्ग पूरे भारत में उन्होंने कर दिया, जैसे वह चारों तरफ पूरे भारत में फैल सके। अगला है भारत के पुराने उद्योग धंधों का ह्रास। अंग्रेज़ों को इंग्लैंड की ऐसी नीतियाँ आईं जिसमें हमारे यहाँ लघु उद्योग, छोटे मोटे जो उद्योग थे, जो पारंपरिक उद्योग थे, जो श्रमिक थे, यह धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे, और जो लघु उद्योग थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, बंद होने लगे। भारत में नए उद्योग के धंधों का विकास। अंग्रेजों के शासनकाल में भी भारत में उद्योग धंधों का स्थापना हुआ। 1853 में कावाजी नाना भाई दावर मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल शुरू उन्होंने किया। बंगाल में रिसरा पर्सल की पहली मिल आरंभ हुई। जमशेदजी टाटा जी ने जमशेदपुर में, बिहार के जमशेदपुर में उन्होंने स्टील इस्पात का कारखाना उन्होंने लगाया। इसके भारत में कोयला, खनिज उद्योग, सीमेंट कारखाने, ये सब धीरे धीरे होने लगे। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम। अंग्रेजों शासन काल में, यानी यूरोप में जो मानवतावाद है, विचारवाद है, लोकतंत्र है, उदारवाद है, जैसे मूल्य अगर देखा जाए तो भारत में भी आए। यानी पश्चिमी जो सभ्यता थी धीरे धीरे भारत में भी आने लगी। अंग्रेजी भाषा का यहाँ भी प्रसार होने लगा, अंग्रेजी स्कूलों का भी प्रसार होने लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका फ़ायदा भारतीय ने उठाया। भारत में स्कूल जब खुलने लगा तो भारतीय भी पढ़ने लगे, और जब पढ़ लिख करके तो अपनी इतिहास, भूगोल, परंपराएं, कलाएं, संगीत, ये सब पूरी तरह से भारतीय भी एक तरह से, जो एक तरह से अशिक्षित थे, वह भी धीरे धीरे क्या होने लगे, शिक्षित होने लगे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में कुछ ऐसे कानून थे, जैसे सती प्रथा था। वो सती प्रथा बहुत ही विदारक कानून था। आदमी मरने के बाद औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। अंग्रेज़ों ने उसको रोक लगाया। विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं का कभी पुनर्विवाह होता नहीं था, ऐसी मान्यता थी। अंग्रेज़ों ने उसके लिए भी कानून बनाए। तो सती प्रथा, यानी यहाँ तक दहेज प्रथा के खिलाफ भी, जैसे आज भारत सरकार ने कानून बनाया है, वैसे सती प्रथा और विधवा विवाह, यह तमाम प्रकार के कानून अंग्रेज़ों ने उसके लिए कठोर कानून बनाए। इसके बाद लाल मैकाले ने भारत में भारतीयों को समझने के लिए, यहाँ का कल्चर समझने के लिए शिक्षा की नई शुरुआत की, और एक तरह से अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ पे नींव डाली, जैसे, और उसका फ़ायदा भारतीयों को मिला। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ करके, अंग्रेजी सीख करके भारत भी अगर देखा जाए तो पश्चिमी सभ्यता को धीरे धीरे क्या करने लगे, अपनाने लगे। इसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना होने लगी। पश्चिमी शिक्षा का एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ प्रसार होने लगा। तो ये सब आपको देखिए लेसन मैंने पढ़ा दिया है। अब प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अभी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, प्रश्न उत्तर मैं आपको आगे वीडियो बनाऊँगा। यह लेसन मैं आपको पढ़ाया हूँ, जो मेन चीज़ था कि अंग्रेज़ों का भारत में कैसे प्रभाव हुआ, कैसे क्या हुआ। इसके बाद अभी आप 2-3 बार पढ़ डालिए। जो चीज़ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ओके।